नमस्कार दोस्तों, मैं पारसमणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथ्स और हम लोगों का सारणिक जो कि चैप्टर सेकंड हम लोग है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सारणिक के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और हमारे जो YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP है उसको आप अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो बिल्कुल ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और तो अब हम पढ़ेंगे सारणिक के प्रगुण यानी कि गुण, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। सारणी का पहला गुण ये है कि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित कर दीजिए और स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित कर दीजिए तो उस सारणिक का मान नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए एक मैं सारणिक ले रहा हूँ, ये हो गया A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। इस सारणिक का मान क्या है? डेल्टा है। ये मैंने ये बताया है कि सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दीजिए और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दीजिए, सारणिक के मान में कोई अंतर नहीं आता है। देख लेते हैं कैसे। चलिए इसका प्रसार कीजिए A1 के इसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार कर दीजिए भाई R1 के सापेक्ष। क्या आएगा बोलिए? A1 ये ख़त्म हो जाएगा ना, B2 C3 यानी B2 B3 C2 C3। वैसे ही प्लस होता है फिर माइनस होता है ना, ये ख़त्म B1 B3 C1 C3 प्लस ये A3 हो जाएगा ना, ये ख़त्म B1 B2 और C1 C2 ये आया। अब पंक्तियों को स्तंभ में बदल दीजिए, स्तंभ को पंक्तियों में बदल दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये हो गया। मैंने आपको बता दिया है, पहले ही बता दिया है कि किसी सारणी का प्रसार आप किसी भी पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हैं, किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं। तो मैं इस स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ, ठीक है ना। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कीजिए भाई। क्या आ रहा है देखिए, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस। तो A1 ये ख़त्म देखिए, B2 C2 B3 ये B2 C2 और उसके बाद आ जाएगा B3 C3 ये आ गया। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस A2 हो जाएगा। अब A2 को लीजिए तो क्या हो जाएगा? ये ख़त्म हो जाएगा। पहले तो मैं A1 का लिया हूँ तो ये ख़त्म हुआ है, B2 C2 B3 C3। अब A2 को लोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये B1 C1 B3 C3, B1 C1 B3 C3। उसके बाद A3 को हम लेंगे तो ये ख़त्म, ये B1 C1 B2 C2, B1 C1 B2 C2। चलिए ज़रा देखते हैं इसका आप गुणा करेंगे तो आएगा क्या, देख लीजिए। A1 ये देखिए B2 C3 हाँ माइनस ये B3 C2 वैसे ही इसका कीजिए A2 का B1 C3 माइनस B3 C1। वैसे इसका क्या हो जाएगा? A3 B1 C2 माइनस C1 B2। ये हो गया। ज़रा इसको देखिए कि यही आ रहा है कि नहीं, इसको देख लीजिए। A1 B2 C3 माइनस C2 B3, देखिए बिल्कुल यही आ रहा है।
माइनस A2, B1C3 देखिए बिल्कुल वहीं आ रहा है, माइनस B3C1 प्लस A3 B1C2 और माइनस C1B2। देख रहे हैं। तो आपने ये देखा कि किसी सारणी के सभी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया जाए और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो जो सारणी का मान है वह अपरिवर्तित रहता है। ये आपका प्रगुण नंबर 1 हो गया। ये प्रगुण क्या काम आएंगे, इनका क्या उपयोग होगा? तो सारणी के जब प्रश्नों को हम हल करेंगे तो ये जो प्रगुण है यह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी सहायता से हम जो सारणिक है उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए, चाहे दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, तो उस सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। क्या मैंने बताया? यदि किसी सारणिक के दो पंक्तियों को चाहे दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का जो मान है उसका केवल चिन्ह बदलेगा। जैसे देख लीजिए, एक सारणिक है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये है। अब जरा इसका मान ज्ञात किया जाए। A1 ये ख़त्म B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, ये B1 C3 माइनस C1 B3, ठीक है। और A3 ले लीजिए। अब क्या आ जाएगा? ये ख़त्म, ये B1 C2 माइनस C1 B2, ये हो गया। अब जरा आप दो पंक्तियों चाहे दो स्तंभ को बदल दीजिए। चलिए मैं इसी को बदलता हूँ। A2 B2 C2 A1 B1 C1 और A3 B3 C3, ये मैंने दो स्तंभों को बदला है, C1 और C2 को बदला है, ठीक है ना। C1 C2 को आपस में बदलने पर चलिए, तो मैं किसके सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ? मैं प्रसार कर रहा हूँ इसी C1 के सापेक्ष। ये अभी प्रसार मैं किया हूँ C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। वैसे ही यहाँ पर भी मैं करूँगा प्रसार, C1 के सापेक्ष प्रसार मैं कर रहा हूँ, सापेक्ष प्रसार करने पर। चलिए भाई, C1 के सापेक्ष प्रसार कीजिए। तो ये मैं A2 ले लूँगा, ठीक है। तो अब ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा B1 C3 माइनस C1 B3, ठीक है। उसके बाद A1 लेंगे तो माइनस A1 हो जाएगा, ये ख़त्म, तो B2 C3 माइनस C2 B3 प्लस माइनस फिर प्लस लेंगे A3, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? ये ख़त्म, ये B2 C1 माइनस B2 C1 माइनस C2 B1, ये जरा माइनस इसमें से कॉमन कर लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो आ जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3 और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। क्या हो गया? B1 C3 माइनस C1 B3, ये माइनस हो जाएगा ना। तो माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, तो जब ये माइनस हुआ है अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस हो गया, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो आई प्लस हो जाएगा। B1 C2 माइनस, ये माइनस हो जाएगा ना, B2 C1। ये किसका मान आ गया? डेल्टा का मान आ गया। तो देखा है आपने, सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को यदि आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणी का जो मान है उसका चिन्ह बदल जाता है। ये हम लोगों ने प्रगुण नंबर 2 पढ़ा। अब चलते हैं आगे प्रगुण नंबर 3 पर।
और देखते हैं कि सारणी का प्रगुण नंबर 3 क्या है। तीसरा प्रगुण, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां चाहे दो स्तंभ बराबर हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। ये प्रगुण ये कह रहा है कि किसी सारणी का दो पंक्ति चाहे दो स्तंभ बराबर हो। जैसे मान लीजिए दो मैं पंक्ति बराबर कर रहा हूं, देखिए इस सारणी को ध्यान से देखिए। इस सारणिक में यह C1 और C3 बराबर हैं। जब C1 और C3 बराबर हैं तो इस सारणी का मान जरूर 0 आएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन देखते हैं कैसे 0 आएगा, ये बात देखते हैं। चलिए आप क्या कीजिए, इसके सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर कीजिए भाई। देखिए A2 लेंगे ना, प्लस A2, तो क्या होगा, ये ख़त्म B1 C1 माइनस फिर C1 B1, मैंने वही B1 C1 प्लस हो गया। देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो प्लस हो गया माइनस हो गया, फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस B2 ले लीजिए। अब ये ख़त्म होगा, B2 लेंगे तो ये ख़त्म होगा और ये ख़त्म होगा। A1 C1 माइनस C1 A1 माने A1 C1 प्लस C2 लेंगे, ये ख़त्म, ये A1 B1 B1 A1, A1 B1 माइनस B1 A1, क्या आ गया भाई, ये 0 आ गया तो 0, ये 0 आ गया तो 0, ये 0 आ गया तो 0, अर्थात क्या आ गया, 0। तो इस बात से ये पता चला है कि किसी सारणिक के दो पंक्ति और दो स्तंभ बराबर हो तो उस सारणिक का जो मान होता है वह मान 0 आता है। अब चौथा प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, किसी सारणिक का एक स्तंभ चाहे एक पंक्ति के सभी तत्व 0 हों, अर्थात वह पंक्ति चाहे स्तंभ 0 हो। किसी सारणी के कोई एक पंक्ति चाहे किसी एक स्तंभ का मान 0 हो तो उस सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लीजिए एक सारणिक है, तो इस सारणिक का एक पंक्ति 0 है, जो R1 है वह 0 है, तो इस सारणी का मान बिल्कुल 0 होगा, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। तो किसी सारणी के कोई एक पंक्ति का मान 0 हो, अर्थात उस पंक्ति के सभी तत्व 0 हों, चाहे एक स्तंभ के सभी तत्व 0 हों, तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। आप आराम से कर सकते हैं। कैसे, C1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, सापेक्ष प्रसार करने पर कीजिए भाई। C1 के सापेक्ष देखिए 0 लेंगे, B1 C3 माइनस B2 C1, ये प्लस हो गया, ये माइनस लेंगे, ये ख़त्म A1 C3 A2 C1, ये ख़त्म, ये A1 B2 A2 B1। तो देखा आपने 0 0 0 अर्थात पूरा 0। तो किसी सारणिक के एक पंक्ति चाहे एक स्तंभ के सभी तत्व 0 हो तो उस सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग पांचवा प्रॉपर्टी। यदि किसी सारणिक के एक पंक्ति चाहे एक स्तंभ में किसी सारणिक से किसी अचर संख्या से गुणा कर दीजिए। यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति चाहे किसी एक स्तंभ में किसी संख्या से गुणा कर दीजिए तो उस सारणिक के मान में गुणा हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि A1 B1 C1 हो, A2 B2 C2 हो, A3 B3 C3 हो और आप किसी एक में किसी संख्या से गुणा किए हैं,
मान लीजिए आपने इसी में यम से गुणा किया है, A1 A2 A3, इसमें यम से गुणा कर दीजिए, यम B1 यम B2 यम B3, ठीक है ना। आप किसी एक पंक्ति में गुणा कीजिए, चाहे कोई भी पंक्ति हो, तो जब एक पंक्ति चाहे एक स्तंभ में गुणा करेंगे तो इस सारणिक के मान में यम से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे गुणा हो रहा है भाई, देख लेते हैं। देखिए इसका प्रसार कर लीजिए, क्या आ रहा है, इसका प्रसार कीजिए। तो आप किसके सापेक्ष कीजिए, C2 के सापेक्ष कीजिए। C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर C2 के सापेक्ष प्रसार कीजिए। देखिए क्या आ रहा है, B1 ये प्लस माइनस ना, B1 ये खत्म A2C3 माइनस A3C2 माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म, तो A1C3 माइनस A3C1, ये माइनस प्लस, फिर ये लेंगे प्लस माइनस लेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस B3, तो ये खत्म और ये खत्म, क्या बचेगा A1C2 माइनस A2C1, ठीक है। अब हमने एक स्तंभ में गुणा किया है, तो देखते हैं कि सारणिक के मान में गुणा हो रहा है कि नहीं। आप बिल्कुल C2 के सापेक्ष प्रसार कीजिए, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो C2 के सापेक्ष आप भाई प्रसार करके देखिए क्या आ रहा है। देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस ना, माइनस यम B1 ये खत्म और ये खत्म, A2C3 माइनस C3 A3C2 ये माइनस हो गया, ये प्लस ना, प्लस यम B2। अब कौन छूटेगा भाई, ये छूटेगा और ये छूटेगा, कौन बचेगा A1C3 A3C1। अब कौन ले आ जाएगा, ये ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा MB3। अब ये ख़त्म, ये A1C2 A2C1। इसमें से आप देख रहे हैं कि यम कॉमन है, यम कॉमन है तो बच जाएगा आपका ये है, और इसका मान क्या है, डेल्टा है। तो आपने देखा कि जब किसी सारणिक के एक पंक्ति चाहे एक स्तंभ में किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उसी संख्या का उस सारणिक में गुणा हो जाता है। अब यह जो गुण है कहाँ प्रयोग करना पड़ेगा, तो इसी का उल्टा आप समझिए, इसी का उल्टा कि यदि किसी पंक्ति में चाहे किसी स्तंभ में किसी संख्या से गुणा हो, ध्यान देना है, यदि किसी पंक्ति में चाहे किसी स्तंभ में किसी एक ही संख्या से गुणा है तो उस संख्या को कॉमन के तौर पर बाहर निकाला जा सकता है। तो याद रखिएगा, हम किसी संख्या को सारणिक में से कब कॉमन करेंगे, जब उस सारणिक के किसी एक पंक्ति चाहे किसी एक स्तंभ के सभी तत्वों में किसी संख्या का क्या हो, गुणा हो। तो हम उस संख्या को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब छठवां प्रगुण देखिए, छठवां प्रगुण क्या है, कोई सारणिक जो है, कोई सारणिक के कोई पंक्ति चाहे कोई स्तंभ दो तत्वों का योग हो तो उसको दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या मैंने बताया, मैंने ये बताया कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति चाहे कोई स्तंभ में दो संख्याओं का योग हो तो उस सारणिक को हम दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए
यह एक सारणिक है। ये है, आप देख रहे हैं कि जो C1 है ना, उसमें दो संख्याओं का योग है, तो इसको दो सारणिकों के योग में रूप में लिख सकते हैं। एक आप A1 A2 A3 ले लीजिए, B1 B2 B3 ले लीजिए और C1 C2 C3 ले लीजिए। एक सारणिक ये बनेगा, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे। अब जो संख्या है, अब अगला को लेकर बना देंगे ए का व्यू, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति चाहे स्तंभ दो संख्याओं या तीन संख्याओं का योग हो, तो उस सारणिक को यदि दो संख्याओं का योग होगा तो दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तीन संख्याओं का योग होगा तो तीन सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब अगला और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका हम अधिकतर सवालों में प्रयोग करेंगे। सातवां प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मान लीजिए कोई अवयव है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3, ये आपकी सारणिक है। ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि इसी के आधार पर आपके अधिकतर सवाल लगेंगे। ये प्रॉपर्टी ये है कि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा करके उसको अन्य पंक्तियों या अन्य स्तंभों में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, मैंने ये कहा है कि कोई सारणिक है, उसके किसी पंक्ति चाहे किसी स्तंभ में, स्तंभ के संगत तत्वों में किसी संख्या से गुणा करके उसके अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत तत्वों में जोड़ा जा सकता है। जैसे इसको समझिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस C1 में C2 में K से गुणा कर दे रहा हूँ। ठीक है, K1 से गुणा कर दे रहा हूँ और C2 में K2 से गुणा कर दे रहा हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, C1 में K से गुणा और C2 में H से गुणा करके C1 में K से C2 में H से गुणा करके C3 में जोड़ने पर जोड़ा जा सकता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है ही है। अब यहाँ पर जो C3 में है उसमें हम जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे भाई? C1 में K से गुणा करके और C2 में H से गुणा करके संगत तत्वों में जोड़ेंगे। तो C3 यही ना है, A3 B3 C3। चलिए C1 में K से गुणा कीजिए, K A1 हो जाएगा ना, यहाँ पर K B1 हो जाएगा ना, K C1 और C2 में H से गुणा कीजिए, इसमें H से गुणा कीजिए भाई, A2H B2H C2H और ये जोड़ा जा सकता है चाहे घटाया जा सकता है। ये आप समझिए, A3 K A1 प्लस A2H फिर B3 K B1 B2H C3 K C1 C2H। तो आपने समझा कि सारणिक के किसी पंक्ति चाहे किसी स्तंभ के संगत तत्वों में किसी अचर संख्या से गुणा करके हम अन्य पंक्ति या स्तंभ में संगत तत्वों में से जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। और आठवां और अंतिम प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ। आठवां प्रॉपर्टी क्या है? मान लीजिए कोई सारणिक है और वह सारणिक जो है
वह यक्स में है, ठीक है, सारणिक जो है वह यक्स में है, और उसके जगह पर यदि हम यक्स बराबर ए रखने पर सारणिक का मान 0 मिल रहा है। कहने मैंने क्या बताया, यदि कोई सारणिक है वह यक्स में है, अर्थात उस सारणिक का प्रसार करने पर यक्स में बहुपद आ रहा है, तो उस सारणिक में यदि यक्स बराबर ए रखने पर सारणिक का मान 0 हो रहा है, तो इसको इधर लेकर आइए, यक्स माइनस ए जो है उस सारणिक का गुणनखंड होता है। सारणिक का क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो क्या मैंने बताया, मैंने ये बताया कि कोई सारणिक जो है यक्स में है, अर्थात सारणिक का प्रसार करने पर यक्स में बहुपद आ रहा है, तो यक्स के जगह पर ए रखने पर सारणिक का मान 0 हो रहा है, तो यक्स माइनस ए सारणिक का गुणनखंड होता है। तो आज हम लोगों ने सारणिक पढ़ा, सारणिक के प्रगुण पढ़ा, सारणिक का विस्तार कैसे किया जाता है ये हम लोगों ने पढ़ा। तो यदि हमारा ये सारणिक से संबंधित वीडियो आपको पसंद आया हो तो अभी और तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम नई वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और हमारा हर एक वीडियो आप देखा करें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। और हम एनसीईआरटी की बुक का सॉल्यूशन करते हैं, तो आप एनसीईआरटी की बुक देख लीजिए कि सारणिक कौन सा चैप्टर है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में सारणिक से संबंधित जो एनसीईआरटी के सवाल हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसी सभी शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।